पंजाब में सियासी बहरान। डिप्टी स्पीकर की तरफ से आज बुलाया गया इजलास न हुआ। असेंबली के गेट बंद कर दिए गए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर से इख्तियारात वापस ले लिए। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा। इजलास 16 अप्रैल दिन 11:30 बजे ही होगा। तर्जुमान पंजाब असेंबली। पंजाब असेंबली में अरकान को दाखिले से रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून के अरकान का असेंबली गेट पर धरना। स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। असेंबली सेक्रेटेरिएट पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। पंजाब असेंबली का मामला सूबाई है। लाहौर हाई कोर्ट मौजूद है। असेंबली का इजलास कहीं भी हो सकता है। सियासतदान अगर मसाइल हल नहीं कर सकते तो अवाम के पास जाएं। सरबराह लार्जर बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी मुदाखलत करेंगे चीफ जस्टिस। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला। स्पीकर कौमी असेंबली का वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खत। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तलब कर लिए। निगरान सेटअप की तश्कील का मामला। शहबाज शरीफ ने रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद का नाम मुस्तरद कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुशावरत नहीं कर सकते। सदर मुस्लिम लीग नून का सदर मुमलिकत को जवाबी खत। असेंबली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। आर्टिकल 48A(5) और 224(2) के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। दीवान सदर का इलेक्शन कमीशन को मरासला। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखता है। फाटा इंजमाम के बाद कौमी असेंबली की नशिस्तें 272 से 266 हो गई। नई हल्का बंदियां जरूरी है। मरदमशुमारी ताखीर से नोटिफाई होने पर हल्का बंदियों का काम शुरू किया गया। काम शुरू होते ही हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया, जिस वजह से हल्का बंदियों का अमल भी शुरू ना हो सका। दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करनी चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। गैर मुल्की ताकत ने मीर जाफर और मीर सादिक जैसे किरदारों के जरिए वार किया। अवाम हमेशा मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज होते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर हमले का दिफा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। सियासी इस्तेहकाम का बेहतरीन रास्ता इंतखाबात है। तहरीक अदम एतमाद के साथ ये भी देखना होगा कि आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन। कुर्सी बचाने के लिए किसी को गद्दार कहना गलत है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अदालती फैसले की बुनियाद पर मुल्क के मुस्तकबिल का तयन होगा। पहले की तरह अब भी डट कर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह BNP मेंगल सरदार अख्तर जान मेंगल से स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली जान मोहम्मद जमाली की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तलबा को मार्केट की जरूरतों के मुताबिक हुनरमंद बनाना होगा। इस सिलसिले में इंडस्ट्री का ताउन अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी तालीमी शिफ्टों को दुगना करने के लिए 3 माह में मंसूबा पेश करे। साथ डॉक्टर आरिफ अलवी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। पुलवामा में 2 नौजवान शहीद। मावराए अदालत कत्ल के वाकयात के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। काबिज इंतजामिया ने अलील हुर्रियत रहनुमा अब्दुल समद इनकलाबी को गिरफ्तार कर लिया। भारत में जुनूनियों के हाथों अक़लियतों की जिंदगी अजीर। गोश्त की दुकान बंद न करने पर RSS के गुंडों का खातून पर वहशियाना तशद्दुद। राजस्थान के इलाके प्रतापगढ़ में खातून को बीच सड़क में मारा पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रूस यूक्रेन में बदतरीन जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है। यूक्रेनी सदर का रूस को सलामती काउंसिल से निकालने का मुतालबा। पूजा शहर में शहरियों के कत्ले आम का इल्जाम। रूस की इंसानी हुकूक काउंसिल से मुअत्तली के लिए जनरल असेंबली में कल वोटिंग होगी।
خوشگوار اور حسین یادیں سمیٹے آسٹریلین اسکواڈ واپس روانہ. مہمان ٹیم لاہور سے دبئی اور دوحہ روانہ ہوئی. تاریخی سیریز میں شاندار اور سنسنی خیز کرکٹ کھیلنے پر چیئرمین پی سی بی کی دونوں ٹیمز کو مبارکباد. آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم بدستور پہلے نمبر پر. امام الحق اور شاہین آفریدی کی بڑی ترقیاں. امام الحق 7 درجے ترقی پا کر کریئر بیسٹ تیسری پوزیشن پر آ گئے. بالرز میں شاہین شاہ آفریدی کی 8 درجے ترقی 7ویں نمبر پر براجمان. گلگت بلتستان میں موسم بہار جوبن پر. علاقے میں زندگی کی رونقیں بحال. مقامی اور بیرون ملک سے سیاحوں کی بڑی تعداد پھلوں اور پھولوں کی وادی میں پہنچ گئیں. اور اسلام پور ضلع سوات کا خوبصورت گاؤں جہاں کوئی بے روزگار نہیں. دیدہ زیب شعلے اس گاؤں کی پہچان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ہمیں احساس ہے ہر اس بچے کا جو آنکھوں میں تعلیم کا خواب سجائے، ایک بہتر مستقبل کی آس لگائے. اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز. کسی مالی مجبوری، پرائمری، مڈل، ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکولوں سے دوری، ایک ساتھ مدرسے اور اسکول میں پڑھنے اور اسکولوں میں گنجائش کے مسئلے کی وجہ سے اسکولوں سے ہیں دور. خیبر پختونخوا کا ایک اور اعزاز، اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز. خیبر پختونخوا نے کیا ہے تعلیم کی راہ میں رکاوٹوں کو دور. وسائل کے مؤثر استعمال سے 1181 اسکولوں میں 25,000 سے زائد بچوں کا داخلہ. ہزاروں اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیاں. اسکول صبح شام تعلیم ہوگی عام. محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، حکومت خیبر پختونخوا. ناظرین، پنجاب میں سیاسی بحران جاری ہے. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے آج بلایا گیا اجلاس نہ ہو سکا. اسپیکر چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری سے اختیارات واپس لے لیے. ترجمان پنجاب اسمبلی نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل کو دن 11:30 بجے ہی ہوگا. ہماری نمائندہ ہما صدف اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس پورے معاملے پر. ہما صدف، بتائیے گا لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج صوبائی اسمبلی کے داخلی گیٹ بند کر دیے گئے. جی بالکل، میں پنجاب اسمبلی کے مرکزی دروازے کے باہر اس وقت موجود ہوں. اگر آپ یہ دیکھ سکیں تو یہ وہ جگہ ہے جو پچھلے 24 گھنٹوں سے تو بہت زیادہ خبروں میں ہے اور یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا اب تک کہ یہاں پر آج اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہم اس تنازع کو تھوڑا سا پیچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو 3 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا جس میں قائد ایوان کا انتخاب ہونا تھا، مگر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے چند منٹ بعد ہی اجلاس ملتوی کر دیا گیا، جو کہ اس وقت 6 اپریل تک کو ملتوی کیا گیا تھا. تاہم 5 اپریل کو پنجاب اسمبلی کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ اب یہ اجلاس 6 اپریل کے بجائے 16 اپریل کو ہوگا. ذرائع نے کہا کہ یہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کی مرمت کے لیے یہ اجلاس ٹائم پر نہیں ہو سکا. بہرحال یہاں تک معاملہ صحیح طریقے سے چل رہا تھا، مگر رات گئے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری
یہ حکم نامہ جاری کرتے ہیں جس پہ ان کے سگنیچرز موجود تھے، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈائری نمبر موجود نہیں تھا، اور وہ اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہوتا ہے، مطلب گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں تھا مگر ڈپٹی اسپیکر کا ایک ویریفائڈ حکم نامہ تھا جو ان سے پوچھا بھی گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج یعنی کہ 6 اپریل کو 7:30 بجے پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوگا جس میں قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا۔ سارا دن یہ معاملہ زیر بحث رہا کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے آفیسز کے درمیان یعنی کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کے درمیان اور ڈپٹی اسپیکر کے آفس کے درمیان مختلف متضاد خبریں آتی رہیں اور دونوں اس بات پر بضد تھے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں جب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کا قانونی طور پر جائزہ لیا تو یہ کہا گیا کیونکہ اس کے اوپر ڈائری نمبر موجود نہیں اور یہ باقاعدہ طریقہ کار سے نہیں ہوا، اور خاص طور پر قائد ایوان کا انتخاب ایک بہت بڑا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے اچانک رات گئے جاری نہیں ہو سکتا، اس کو ایک روز پہلے اناؤنس کیا جاتا ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں کیا، اس لیے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کو غیر فعال بھی کر دیا گیا کیونکہ وہ قانون کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو صحیح طور پر پورے نہیں کر سکے تھے۔ جی لیکن ڈیپٹی اسپیکر جو ہے دوست محمد مزاری، ان کا تعلق تو پی ٹی آئی گروپ سے ہے، تو کیا ایک اور گروپ بن رہا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس وقت صورتحال؟ جی ابھی تک ہم نے بات کی کہ ان کو غیر فعال کر دیا گیا۔ اب آپ نے جو یہ بات کی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ آج پی ٹی آئی اراکین کی جانب سے دوست محمد مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کر دی، جمع کرا دی گئی یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین نے ان کے اوپر اعتماد نہیں رہا ان کو، کیونکہ اس کا جو متن تھا جو کہ میاں محمود الرشید اور سبطین خان، ڈاکٹر مراد راس وغیرہ کی طرف سے جمع کرائی گئی تھی، اس کے متن میں کہا گیا کہ وہ جمہوری اقدار کے مطابق کام نہیں کیا انہوں نے، اور جو اکثریت ہے وہ اس کا اعتماد کھو چکے ہیں، جس کے بعد جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ جیسے کہ مختلف جماعتوں کے اندر فارورڈ گروپس بنتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی علیم خان کا گروپ بنا، جہانگیر ترین کا گروپ بنا، تو دوست مزاری گروپ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ گو کہ جب آج میڈیا نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں کوئی اور پارٹی جوائن کروں گا یا گروپ بناؤں گا تو میں میڈیا میں باقاعدہ اعلان کروں گا۔ یہ اعلان تو نہیں کیا گیا، مگر جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے اراکین کی طرف سے ہی ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ اب آئندہ چند روز میں ایک اور گروپ سامنے آئے گا جو کہ دوست محمد مزاری کا گروپ ہو سکتا ہے۔ اچھا ہما، خبریں سامنے آئی ہیں اسپیکر صوبائی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے ارکان نے، اور انہوں نے آج احتجاج بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ تو ایک سیاسی موو ہے۔ جب عدم اعتماد پیش کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، تو اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا اور ان کے اتحادیوں کی طرف سے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جائے گی، اور خواجہ سلمان رفیق سمیت اور خلیل طاہر سندھو سمیت یہاں پر مختلف جو ان کا وفد تھا، مختلف اراکین پر مشتمل جو وفد تھا، وہ پنجاب اسمبلی وہ تحریک لے کر آیا اور وہ اس کو قرارداد کو جمع کرانا چاہتے تھے، مگر آج جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ یہاں پر سارا دن جو ہے وہ تالے لگے رہے، بلکہ اس مرکزی گیٹ کو تو دیکھا گیا کہ ویلڈ بھی کیا گیا، خاردار تاریں چاروں طرف بچھا دی گئیں۔ دوسری طرف تو ابھی بھی سیکیورٹی کی گاڑیاں کھڑی ہیں، واٹر کینن کھڑی ہے اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، تو یہاں سارا دن جس طرح کی ہنگامہ آ رہی تھی، نہ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، نہ اس مسلم لیگ نون کے وفد کو اندر جانے کی اجازت دی گئی جو تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف جمع کرانا چاہتا تھا۔ گو کے باہر یہاں پر کچھ عہدیدار آئے تھے، اسمبلی سیکریٹریٹ کے کچھ افسر آئے تھے کہ یہ تحریک ان کو دے دی جائے، یہ قرارداد ان کو دے دی جائے، مگر نون لیگ کے وفد نے ایسا کرنے سے انکار کیا، اور جب تک دفتری اوقات جاری رہے وہ باہر دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد وہ قرارداد عدم اعتماد کی قرارداد واپس لے کر اپنی قیادت حمزہ شہباز کے بعد چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے یہ عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف کس طرح جمع کرانی ہے۔ جی آج جب اجلاس نہیں ہونے دیا گیا، احتجاج بھی جاری تھا، تو مسلم لیگ اور اس کی حلیف جماعتوں کا رد عمل کیا تھا؟ جی بالکل، یہ بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں مستقل یہ کہتی رہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے حکم نامے کے مطابق آج ہم 7:30 بجے یہ اجلاس کریں گے اور ہم اسمبلی بھی آئیں گے، اور اسی طرح جو
PTI के अरकान असेंबली थे, उन्होंने कहा कि हम इस इजलास को नहीं मानते क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और असेंबली सेक्रेटेरिएट भी यकीनन जो स्पीकर होता है और जो असेंबली के कवायद व ज़वाबित होते हैं उसके मुताबिक ही अमल करता है, इसलिए यहाँ पर इजलास की कोई तैयारी नहीं की गई। तो दोनों तरफ से बयानात आते रहे और इस वक्त जब जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो बंद है और ताला लगा हुआ है, बिल्कुल इसके करीब एक निजी होटल है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और उसके हलीफ जमातें जो हैं वो इस वक्त एक अलामती इजलास कर रही हैं, जिसके अंदर अलीम खान भी मौजूद हैं, जिसके अंदर दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी मौजूद हैं, उनके हलीफ भी मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी अददी अक्सरियत साबित करेंगे। उनका ये कहना है कि उनकी अददी अक्सरियत पूरी थी, इसलिए अगर वो यहाँ पर इजलास नहीं करने देंगे तो जहाँ पर भी डिप्टी स्पीकर बैठ जाएँ वो इजलास कर सकते हैं। जबकि असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि अदम एतमाद के आने के बाद और इख्तियारात वापस लिए जाने के बाद डिप्टी स्पीकर किसी भी हैसियत में किसी भी इजलास की सदारत नहीं कर सकते और वो बिल्कुल गैर आइनी होगा और गैर कानूनी होगा। जी हुमा, हम देखते हैं जो गुज़िश्ता इजलास था उसमें हंगामा आराई हुई पंजाब असेंबली में और उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई थी। इंक्वायरी कमेटी अपना काम कर रही है, कोई अपडेट है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो तोड़ फोड़ हुई थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर तसादम हुआ था आपस में अरकान असेंबली का, ख़ासतौर पर ख़वातीन का, और 7 मिनट बाद ही 3 अप्रैल को होने वाला इजलास जो है उसकी कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी, मुलतवी कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर रात तक मुस्लिम लीग नून और उसकी हलीफी जमात उसकी जो अलाइंस है वो सारे यहाँ बैठे रहे और उसके बाद तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए, जिसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। उस इंक्वायरी कमेटी ने कल सिफारिशात पेश करनी हैं और सिफारिशात के अंदर ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनके जो अरकान असेंबली हैं उनको मुअत्तल करके शायद जो नंबर गेम है उसको चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अगर उनके कुछ अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया जाए और वो वोट कास्ट करने ना आएँ तो फिर जो अददी अक्सरियत है, जो उनका डिफरेंस है, उनके ख़्याल से, उनके खदशे से वो बराबर हो सकता है। जब हमने अपने ज़राए से बात की जिसकी अभी तस्दीक नहीं हुई, उनका ये कहना था कि ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान असेंबली के ख़िलाफ़ कल ये सिफारिश आ जाए कि उनको मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि PTI और जो उनकी 7 जमातें थीं वो तो असेंबली का इजलास मुलतवी होने के बाद वहाँ से चली गई थी ऐवान से। जो रात तक वहाँ पर बैठे रहे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन, मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान थे, इसलिए अगर मुअत्तली का फ़ैसला आएगा तो तवक्को ये है कि वो उनके ख़िलाफ़ ही आएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि यहाँ पर जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन CCTV कैमरों की फुटेज सामने लाई जाए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि तोड़ फोड़ किसने की और इसके पीछे जो है वो कोई सियासी मुहर्रिकात हैं या नहीं। हुमा सदफ, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुतालिक और आज क्या क्या हैपनिंग हुई उसके बारे में भी। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिन दयाल ने कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, तमाम जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी मुदाखलत करेंगे। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब असेंबली का मामला सूबाई है जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट मौजूद है। सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं कर सकते तो आवाम के पास जाएं। अदालती कार्रवाई की तफसील से आगाह करेंगे एजाज हुसैन। 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ मामले की समाअत करते हुए कहा कि पार्लियामानी कार्रवाई से मुतालिक आइन का आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अगर इसी तरह होने दिया गया तो मनफी असरात होंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कानूनी हैसियत देखनी है, वो मुतनाज़ा मामलात की समाअत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आइनी अमल है, अदालत ने देखना है कि क्या स्पीकर ऐवान को बताए बगैर एजेंडे से हटकर कोई रूलिंग दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मिनट्स दिखाए जाएंगे तो बात होगी। अदालत ने कहा कि नून लीग के वकला से इस्तफसार किया जाएगा कि अवाम के पास जाने में क्या कबाहत है, इलेक्शन होने से किसी के हुकूक कैसे मुतासिर हो सकते हैं। समाअत के आगाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक मुल्क के सफारती ओहदेदारों ने पाकिस्तान के सफारती ओहदेदारों से मुलाकात की और बताया कि मुतल्लिका मुल्क कुछ मामलात पर वज़ीर आज़म से नाराज़ है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी को मरासले के हक़ाइक़ से आगाह कर दिया गया था। सदर मुमलकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासती इदारों के इख्तियारात में तवाज़ुन के नज़रिए के तहत अदालतें और पार्लियामेंट एक दूसरे के कामों में मदाखलत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अपनी कार्रवाई की खुद जज होती है। आइन का आर्टिकल 69 अदालत और पार्लियामेंट के दरमियान हद मुकर्रर करता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालतें पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई को ज़ेर समाअत नहीं ला सकती।
डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि अदालतें महज किसी कानून को आइन की कसौटी पर परख सकती हैं, ताहम पार्लियामेंट ने अपनी गलतियों की तस्दीक खुद करनी है। मामले की समाअत कल फिर होगी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल के बाद अटॉर्नी जनरल समेत दूसरे वकला दलाइल देंगे। नून लीग के वकील की इस्तदा पर पंजाब असम्बली में नए वजीर आला के इंतखाब से मुतालिक मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी समाअत के लिए बेहतर फोरम लाहौर हाई कोर्ट है। अरकान असम्बली जहां चाहें इजलास का इनेकाद कर सकते हैं। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान सेटअप के कयाम के लिए पार्लिमानी कमेटी का कयाम का मरहला आन पहुंचा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तलब कर लिए हैं। स्पीकर असद कैसर ने आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को खुतूत अरसाल किए हैं और पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 अरकान के नाम मांगे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और तहलील होने वाली कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद का नाम मुस्तरद कर दिया है। सदर मुमलिकत को लिखे गए जवाबी खत में शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान सेटअप के मामले पर 2 खत मौसूल हुए, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अस खुद नोटिस ले रखा है क्योंकि अदम एतमाद के हवाले से स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है। इन हालात में रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद का नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तजवीज़ करना आइन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालत के फैसले से कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के मामले पर मुशावरत जल्दबाजी में किया गया अमल है। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मरासला भेजा गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख दी जाए। आइन के आर्टिकल 48(5) और आर्टिकल 224(2) के तहत सदर ममलिकत आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखता है और अपनी आइनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल वाकिफ है। पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फाटा के इंतजाम से कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से 266 रह गई हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तें कम होने से नई हल्का बंदियां जरूरी हैं। तर्जुमान ने कहा कि 2017 की मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बायस हल्का बंदियां शुरू नहीं की जा सकी। इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी के हतमी नताइज के लिए वफाकी हुकूमत को मुताबिद खुतूत लिखे। मरदमशुमारी ताखीर से नोटिफाई होने पर हल्का बंदियों का काम शुरू किया गया तो हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का ऐलान कर दिया और नई मरदमशुमारी न होने पर हल्का बंदियों का अमल भी शुरू न हो सका। तर्जुमान ने कहा कि दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज हमेशा अवाम हुआ करते हैं। ये अवाम ही हैं जिन्हें बाहर निकलना चाहिए और एक बैरूनी कुव्वत की जानिब से मकामी सहूलतकारों, मीर जाफरों और मीर सादकों के जरिए पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और जमहूरियत पर इस ताज़ा तरीन और सबसे बड़े हमले को नाकाम बनाना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम का बेहतरीन रास्ता इंतखाबात हैं। अदम इस्तेहकाम से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान होगा। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले के साथ हमें देखना होगा कि आर्टिकल 63(a) की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का आर्टिकल है, अगर आप उसको सामने रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63(a) की वायलेशन हुई या नहीं हुई। क्या लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया गया, उनकी ख़रीदो फरोख्त की गई, उनको सिंध हाउस में उठा के रखा गया? एक नुक्ता तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्या आप आइन के कुछ आर्टिकल्स को उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद कर लेंगे और दूसरे आइन के आर्टिकल जो हैं उनके ऊपर आप खोल लेंगे आंखें। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए अरकान को नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का हक दिया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन मुल्क की वहादत की दस्तावेज है, इसकी बालादस्ती ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन नौजवानों और जमहूरी कुव्वतों को इश्तियाल दिला रहे हैं। जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कि कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सिर्फ शहबाज शरीफ को बुलाने की बात दुरुस्त नहीं, बिलावल भुट्टो समेत तमाम बड़े लीडर्स को इजलास की दावत दी गई थी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही।
बड़ा अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की जमहूरियत में, और इस वक्त बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला किया। जिस वक्त असेंबली के अंदर ये करारदाद मुस्तरद हो गई, सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला किया वज़ीर आज़म ने कि जब ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए तो सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अवाम के पास वापस जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दिया जाए। इस मौके पर रहनुमा पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। ये केस पाकिस्तान की खुददारी और आजाद खारजा पॉलिसी का केस है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है तहरीक इंसाफ वाले खत का तमाशा खत्म करें और हकायक अवाम के सामने लाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि जाती अना के लिए आइन को कुर्बान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कोई क्रिकेट की पिच नहीं है जो आपने कह दिया कि हम हार गए या हम जीत गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा मुल्क आपने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के तमाम अदारों ने कह दिया कि ये सारा का सारा झूठ था जो उन्होंने बताया। 2028 तक मुझे कोई नहीं निकाल सकता। हमने 1 महीने की एफर्ट की, 1 महीने की, और इमरान खान साहब को घर भेज दिया। इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और उनके पास कोई ना खत था और ना किसी किस्म की बैरूने मुल्क साजिश की कोई सबूत मौजूद था। 290 करोड़ डॉलर ज़राए मुबादला कम हो गया है पाकिस्तान का, और रोज़ पाकिस्तान का रुपया जो है वो अमरीकी डॉलर के सामने गिर रहा है। आज 186 रुपये से तजावुज़ कर गया है, जिससे एक और महंगाई की लहर आएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अदालती फैसले की बुनियाद पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन होगा। कमर जमान कायरा, शहरी रहमान और फैसल करीम कुंडी ने कहा कुर्सी बचाने के लिए किसी को गद्दार कहना गलत है। हुकूमत में थे या पहली अपोजिशन में थे तो वो सिलेक्टेड अपोजिशन थी, वो सिलेक्टेड हुकूमत थी, और उसके नतीजे में उन पे ज़रा सवालात नरम थे, उनके सवाल उठाए जा रहे थे। अभी तो आपके अपने हवारी बातें कर रहे हैं, आपके अपने एलाइज निकल के आपका कच्चा छट्टा निकाल रहे हैं। पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के दायरे में रहते हुए और आइन और कानून की पासदारी करेंगे। बीएनपी मेंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल से स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली जान मोहम्मद जमाली ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। वकला ने दलाइल जारी रखे हुए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का मौक़िफ़ था कि बैरूनी साजिश के मामले की तहकीकात की जाए। आइन से मावरा कुछ करना हमारी हिकमत अमली न थी न हो सकती है। वो बेस बना रहे हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को। डिप्टी स्पीकर के सामने हकायक आए जिसमें फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जिसका एक लिंकेज बनता है, वो सामने आई, तो ये कोई मामूली चीज नहीं थी। वफादारियां तब्दील की जाती रहीं, सियासी लालच, टिकटों के वादे, ज़मीर फरोशी, खरीदो फरोख्त, क्या आइन में ऐसी गुंजाइश है? कहाँ है? सदर मुमलिकत ने हिदायत किया है कि बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मेयारी ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने के लिए फिजिकल और ऑनलाइन तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाए और तालीमी शिफ्ट्स को दोगुना करने के लिए 3 माह में मनसूबा पेश किया जाए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इदारे से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कही। फैक्टर बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मासूम यासीन ज़ई ने तालीमी प्रोग्राम्स और नए मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी तलबा को तकनीकी हुनर के साथ तनकीदी सोच, मौसर अबलाग, टीम वर्क जैसे सॉफ्ट महारतों से भी लेस करे और इदारे की सेनेट में माहिरीन को शामिल किया जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि तलबा को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर से लेस करने के लिए इंडस्ट्री के साथ ताउन की ज़रूरत है। हुनरमंद ग्रेजुएट्स की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्रामों की हौसला अफजाई की जाए।
قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ملک بھر میں سیاسی صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے. اسی پیش نظر سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تحریک عدم اعتماد پر رولنگ کی مذمت سے متعلق قرارداد منظور کر لی گئی. اس دوران ایوان میں پی ٹی آئی ارکان نے نعرے بازی کی اور احتجاج کیا. ایوان میں قرارداد پیپلز پارٹی کی ندا کھوڑوں نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پیش کی، جس کو اسپیکر نے بغیر بحث کرائے منظور کر لیا. بعد میں اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. صدر مملکت عارف الوی نے 29 مارچ کو ضلع ٹانک میں حملے کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فونک گفتگو میں ان سے اظہار افسوس اور شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کی. ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت نے کیپٹن سعد بن عامر اور صوبیدار میجر شیر محمد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا. صدر عارف الوی نے حوالدار سہیل اقبال، لانس نائک علی غلام اور ریاض کے ورثاء سے بھی بات چیت کی. صدر مملکت نے سپاہی مسکین علی اور سپاہی میر کے اہل خانہ سے بھی رابطہ کیا. صدر عارف الوی کی شہداء کے درجات کی بلندی اور ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا. شادی کے وقت تو یوں لگتا تھا کہ میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں گا، لیکن میں نے اور میری بیوی نے باہمی مشاورت سے اپنی چھوٹی سی فیملی کی بنیاد مناسب وقفے ماں اور بچے کی صحت پہ رکھی. اس لیے میری لائف تو سیٹ ہے. مفت مشورے اور قابل بھروسہ سہولیات کے حصول کے لیے مفت کال کریں. محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب. ہمیں احساس ہے ہر اس بچے کا جو آنکھوں میں تعلیم کا خواب سجائے، ایک بہتر مستقبل کی آس لگائے. اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز. کسی مالی مجبوری، پرائمری، مڈل، ہائی یا ہائر سیکنڈری اسکولوں سے دوری، ایک ساتھ مدرسے اور اسکول میں پڑھنے اور اسکولوں میں گنجائش کے مسئلے کی وجہ سے اسکولوں سے ہیں دور. خیبر پختونخوا کا ایک اور اعزاز، اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کا آغاز. خیبر پختونخوا نے کیا ہے تعلیم کی راہ میں رکاوٹوں کو دور. وسائل کے مؤثر استعمال سے 1181 اسکولوں میں 25,000 سے زائد بچوں کا داخلہ، ہزاروں اساتذہ کی میرٹ پر بھرتیاں. اسکول صبح شام تعلیم ہوگی عام. محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، حکومت خیبر پختونخوا. ناظرین، بریک کے بعد بات ہو جائے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے. تازہ کارروائی میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. KMS کے مطابق قابض فورسز نے نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے آریگام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع راجوری میں بھی ایک نوجوان کو شہید کیا تھا. بھارتی پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے عبدالصمد انقلابی کو ضلع بانڈی پورہ کے علاقے سنبل میں ان کے گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا. ان کے اہل خانہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ جیل میں نظر بند رہنما کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے. انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے پیش نظر اپنے سربراہ میر وائس عمر فاروق کو غیر قانونی نظر بندی سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا. مودی حکومت نے بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سربراہ آکاش پٹیل کو بنگلور ایئرپورٹ پر امریکہ جانے سے روک دیا. وہ امریکہ کی جامعات میں بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر لیکچر دینے والے تھے. اس سے قبل بھارتی حکام نے معروف بھارتی صحافی رانا ایوب کو بھی مودی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنے پر برطانیہ جانے سے روک دیا تھا. خبر دیں آپ کو بھارت سے، جہاں پر راجستھان کے علاقے پرتاپ گڑھ میں RSS کے غنڈوں نے خاتون کو بیٹ سڑک میں مارا پیٹا. اس خاتون کا جرم یہ تھا کہ اس نے ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے باوجود گوشت کی دکان بند نہیں کی تھی. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انتہا پسندوں نے خاتون کا سٹال بھی الٹ دیا، جبکہ خاتون کے ہمراہ موجود ایک لڑکی کو بھی زد و کوب کیا گیا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ویڈیو خطاب میں یوکرین کی صدر نے کہا کہ روس جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب تک کشیدگی میں یوکرینی شہریوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ زیلنسکی نے روس کی سیکیورٹی کونسل کی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ روس نے کائیو کے نواح میں قتل کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس کی انسانی حقوق کونسل سے معطلی کے حوالے سے کل ووٹنگ ہوگی۔ روس پر الزام ہے کہ ان کے افواج نے یوکرین کے قصبے پوجا میں شہریوں کو قتل کیا۔ صدر کے عہدے کی ترجمان پولینا کوبیاک نے کہا ہے کہ روس کو انسانی حقوق کونسل سے عارضی طور پر ہٹانے کے لیے 193 ارکان میں سے 2/3 ممالک کو معطلی کی حمایت کرنی چاہیے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک ملی کہتے ہیں کہ یوکرین میں روسی جنگ برسوں تک چل سکتی ہے۔ امریکی کانگریس میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغرب کو یوکرین میں ایک طویل تصادم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جنرل ملی نے کہا کہ یوکرین کی مدد کرنے والے امریکہ اور دیگر ممالک بھی کچھ وقت کے لیے اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ القاعدہ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں تنظیم کے سربراہ ایمن الظواہری کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ القاعدہ سربراہ ایمن الظواہری کے بارے میں 2020 کے آخر میں ایسی اطلاعات تھیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے یا پھر وہ بیمار ہیں۔ نئی ویڈیو القاعدہ کی جانب سے گزشتہ روز جاری کی گئی جس میں ایمن الظواہری نے بھارتی خاتون مسکان خان کو خراج تحسین پیش کیا جن کو حجاب تنازع کے بعد دنیا بھر میں شہرت ملی تھی۔ القاعدہ کی جانب سے اس ویڈیو کو انگریزی میں انڈیا کی عظیم خاتون کا عنوان دیا گیا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کی صدارت میں پاک بحریہ کی کمان انصاف کانفرنس ہوئی جس میں پاک بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو خطے کی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال، پاک بحریہ کے آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ نیول چیف نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں شعبہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے ملازمین کو پروموشن لیٹرز دینے کی تقریب ہوئی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور چیئرپرسن پی ٹی وی شاہرہ شاہد، ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور اور چیف ہیومن ریسورس آفیسر طاہر مشتاق نے اس تقریب سے خطاب کیا۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل۔ شعبہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے ملازمین کی ترقیوں کے حوالے سے ہونے والی تقریب سے خطاب میں چیئرپرسن پی ٹی وی بورڈ شاہرہ شاہد نے کہا کہ ملازمین کی فلاح اولین ترجیح ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ جب پروموشنز نہ ملیں تو اپریسیشن نہیں ہوتی، اپریسیشن آپ کو آگے جانے کی ایک ہمت دیتی ہے، ایک حوصلہ دیتی ہے۔ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور نے کہا کہ باصلاحیت انسانی قوت سرکاری نشریاتی ادارے کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے ٹو ٹیک فارورڈ the vision of PTV. This year, as all of you know, کہ ریونیو میں ہم نے ریکارڈ اس بار توڑے ہیں۔ 4 ارب سے زیادہ کا ریونیو ہوگا اس سال انشاءاللہ آرگنائزیشن کا۔ چیف ہیومن ریسورس آفیسر طاہر مشتاق نے کہا کہ ادارے کے ملازمین کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ کے آرگینک فیکٹرز امپلائیز اس اپرچونٹیز کو کیپٹلائز نہیں کرتے تو وہ ان آرگینک اپرچونٹیز آرگینک فیکٹرز کے اندر کنورٹ نہیں ہو سکتے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرپرسن پی ٹی وی بورڈ شاہرہ شاہد اور ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور نے ملازمین کو پروموشن لیٹرز دیے۔ لمبے عرصے سے جو ڈیو پروسیس تھا وہ رکا ہوا تھا، تو شکریہ مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔ ہمارے یہ جو پروموشنز ہیں وہ اس بات کا ایک سند ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرنا ایک پرائیڈ سے کم نہیں ہے۔ آپ پروموٹ ہو کر اوپر کے لیول پر جا کر کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ خوشی ہوئی کہ پی ٹی وی مینجمنٹ نے ہمارا احساس کیا اور پروموشن کر کے، اور اس سے ہمارے کام میں مزید بہتری آئے گی۔ موجودہ انتظامیہ نے جو ڈیو رائٹس تھے امپلائیز کے انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچا دیے۔ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے ملازمین نے انتظامیہ کی کاوشوں پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ میں مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا اون عباس صحیح صاحب کا اور سی ایچ آر او صاحب کا، ایم ڈی صاحب کا اور میڈم صاحبہ کا۔ نئی مینجمنٹ ہے، ان کی کاوشوں سے بڑا اچھا ہوا کہ سب کی پروموشنز ہوئی۔ مینجمنٹ کا بہت شکریہ، یہ آج دن ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ ہمارا بڑا پرانا ایشو تھا جو آج مینجمنٹ نے حل کیا۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری کارپوریشن مزید ترقی کرے اور ہم مزید ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کریں۔ پی ٹی وی مینجمنٹ کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے جو اسکرین کے لیے کام کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، رپورٹر ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہوتے ہیں، ان کو آج پروموٹ کیا ہے۔ تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی، لاہور، پشاور، ملتان اور کوئٹہ سینٹرز کے ملازمین نے بھی شرکت کی اور ترقی پانے والے ملازمین کو پروموشن لیٹرز بھی دیے گئے۔ ادارے میں ملازمین کی ترقی اور خوشحالی سے پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات میں مزید بہتری آئے گی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी ने कहा है कि मुनहरिफ अरकान ज़मीर फरोश हैं जो लालच और खौफ के तहत अपने फैसले कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि डोनेशन देना सियासत नहीं, सरमायाकारी है। ये मफाद परस्त लोग पहले दिन से पैसा कमाने आए थे। उन्होंने कहा कि जो मुल्क के खिलाफ साजिश में शामिल हैं उनको कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। इस मौके पर दीगर पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान दो जमाती निज़ाम में मुतबादिल के तौर पर सामने आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि अपोजिशन ने पंजाब असेंबली में जो तोड़ फोड़ की, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन को छांगा मांगा की सियासत की आदत है और अब बैरूनी ताकतों से मिलकर एक मुंतखब हुकूमत को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़मीन फरोशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। PTV कराची मरकज से जारी रमज़ान पाकिस्तान नशरियात के चौथे रोज़ की ट्रांसमिशन में उलमा कराम ने इस्लाम और समाजी खिदमत के अलावा रमज़ान अल मुबारक की फजीलत पर रोशनी डाली। तफसील से आगाह करेंगे ज़ीशान अहमद खान। नशरियात का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। ट्रांसमिशन में मारूफ नात ख्वां सिद्दीक इस्माइल और इमरान अत्तारी ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर उल्हा अकीदत पेश करने की सआदत हासिल की। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ट्रांसमिशन में मेरे नबी को सलाम कहने के सेगमेंट में बच्चों के दरमियान नातिया मुकाबला हुआ। उलमाए कराम मौलाना अकबर दर्स, मुफ्ती अबू मोहम्मद, इमरान बशीर और अल्लामा कोमल मेहदवी ने रमज़ान मुबारक की फजीलत और इस्लाम और समाजी खिदमत के ताल्लुक के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। मारूफ अदाकार बहरोज सब्जवारी की शिरकत ने ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिए। किचन सेगमेंट में मारूफ शेफ आयशा अबरार ने झींगे बनाने की तरकीब बताई। नशरियात में खालिद अनम ने बच्चों को मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाई। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की तरफ से पाकिस्तान में रोजेदारों के लिए राशन प्रोग्राम की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब हुई। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सऊदी अवाम के लिए दूसरे घर की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल की हर घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद की है। मकतबा दावत पाकिस्तान के सरबराह ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 1750 राशन के थैले मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे, जिससे 14,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। रमज़ान राशन प्रोग्राम के तहत कुरान पाक, खाने पीने की अशिया, आला मेयार की खजूरें मुस्तहकीन को दी जाएंगी। नाज़रीन, खजूर का इस्तेमाल रमज़ान मुबारक में कसरत से किया जाता है। ग़िज़ाइयत और कैलोरीज से भरपूर होने के बायस खजूर तिब्बी माहिरीन ने अफ्तारी के साथ साथ सहरी में भी खजूर के लिए इस्तेमाल करने को इंतहाई मुफीद करार दिया है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगी वर्दा सलीम। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के वक्त खजूर का इस्तेमाल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही वजह है कि खजूर हर घर में इफ्तार और दस्तरखान का लाजमी जुज़ समझी जाती है। जायके और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये सुगात हर घर में इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा है। शहर में खजूर की कई कदीम दुकानें हैं। वीडन रोड और अंदरून शहर तो खजूर की खरीदारी के हवाले से मशहूर हैं, जहाँ न सिर्फ वतन अजीज में पैदा होने वाली खजूर बल्कि सऊदी अरब, ईरान और दीगर मुल्कों की आला इकसाम की खजूरें बआसानी दस्तयाब हैं। हर जगह पे खजूर ही खजूर है। मैं भी खजूरें खरीदने के लिए आया हूँ। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम खजूर के साथ रोज़ा खोलते हैं। खजूरों का गिफ्ट जो रमज़ान में स्पेशली लोग देते हैं अपने रिलेटिव्स को, मिलने वालों को। दुकानदारों का कहना है कि यूं तो खजूर की मांग सारा साल रहती है, ताहम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खजूर के खरीदारों में कई गुना इजाफा हो जाता है। हमारे पास 25 से 30 किस्म की खजूरें जो है वो अवेलेबल हैं। उसमें सऊदीयन की खजूर है, वो ईरानी है, पाकिस्तानी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक
खजूर का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए नहायत मुफीद है। खजूर दिन भर की भूख को, प्यास से होने वाली कमजोरी को दूर करती है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रमजानुल मुबारक के दूसरे दौरान इस्लामाबाद के रहायशियों को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 5 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए रमज़ान सस्ता बाज़ारों में फल, सब्जियों और दूसरी अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि इंतज़ामिया ने निगरानी के लिए मौसर इक़दामात किए हैं। इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की है वो जो है फ़ौरन ही मुतहरिक हो गई है और उसने जो है ना अपने एक्शंस जो है शुरू कर दिए हैं ताकि जो है प्राइसेस को हम कंट्रोल कर सकें। विफाकी दारुल हुकूमत में कायम सस्ता रमज़ान बाज़ारों में इंतज़ामिया मुतहरिक है और मुकर्रर करदा निर्खों से ज़ायद वसूली पर दुकानदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इंतज़ामिया ने 50 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 6 दुकानदारों को गिरफ्तार और 10,000 रुपए के जुर्माने किए हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाकों में प्राइम मिनिस्टर कॉलोनी और डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ग्राम फरोशों के खिलाफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ की। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट अनिल सईद ने सब्जी, फल, दूध और करियाने की दुकानों का मुआयना किया और अशिया के मयार का जायजा लिया। कानून की खिलाफ वर्जी और महंगी अशिया बेचने पर कई दुकानदारों को जुर्माना किया गया, जबकि मुतादिद को वार्निंग जारी की गई। नाज़रीन, माह रमजान में ज़ियाबीतस के मरीजों को खास एहतियात की ज़रूरत है। रोज़े में शुगर के मरीजों को किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए, इस बारे में बताएंगी लाहौर से रिदा ज़ैनब। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसुलिन का इस्तेमाल करने वाले अफराद को रोज़ा रखने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं और मरीज शुगर लेवल को मुख्तलिफ वक्फों से चेक करके रोज़ा रख सकता है। रिकमेंडेशन ये है कि जिनका HbA1c 8%, 8.5% से कम है वो अपने डॉक्टर से दवाइयों में रद्द-बदल करा के रोज़ा रख सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़ियाबेतिस के मरीज सहरी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा, दालें, अंडा, दलिया और गंदम की रोटी को हल्का सा घी लगाकर इस्तेमाल करें, जबकि इफ्तारी में बिना चीनी के फलों की चाट, लीमू पानी और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी है वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और जो अफ्तारी है वो रिच इन प्रोटीन होनी चाहिए और अफ्तारी के बाद वो वाटर इंटेक अच्छा रख ले। डॉक्टर्स का कहना है कि रात के खाने में शुगर के मरीज हल्की नमक मिर्च वाले सालन और चावल खा सकते हैं, ताहम ज़ियाबेतिस के मरीज सोने से कबल चहलकदमी जरूर करें। एहतियात इलाज से बेहतर है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करके शुगर के मरीज इस बाबरकत महीने की फजीलतों से इस्तेफादा कर सकते हैं। रिदा ज़ैनब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, इस्लामपुर ज़िला सवात का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वो वाहिद गांव है जहां कोई शख्स बेरोजगार नहीं है। ये गांव दीदा ज़ेब शॉलों के लिए मशहूर है, जिसे एक सनती गांव भी कहा जाता है। जमाल साफी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा कीजिए। सलामपुर की चादरें बेड़ों की ऊन से बनाई जाती है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी काफ़ी पसंद की जाती है। इसके अलावा हाथ से बनाई जाने वाली टोपी, जिसको मकामी ज़बान में पकोल कहा जाता है, काफ़ी मशहूर है। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर के अलावा बैरूनी ममालिक में भी हम ये सप्लाई करते हैं। चादर बनाने का काम बेड़ों की ऊन से शुरू हो जाता है। कारखाने में बाकायदा धागा तैयार हो जाता है। इन्हीं कारखानों में 9 से 10 मजदूर काम करते हैं। इस ऊन से कड़ियों के जरिए चादर तैयार की जाती है। पाकिस्तान में वाहिद इलाका सलामपुर जिसमें कोई बंदा बेरोजगार नहीं। ये हुनर हमें हमारे बुजुर्गों से विरसे में मिला है और उनके साथ बैठकर हमने ये काम सीखा है। हम पहले ऊन से जो तार बनती है उसको अलग अलग कर देते हैं, फिर एक एक धागा कड्डी से बांध लेते हैं और एक महसूस तरीके से धागों को तरतीब दिया जाता है, जिससे चादर तैयार हो जाती है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग एकेडमी का कयाम अमल में लाया जाए, जिसमें आम शहरियों को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी जा सके और साथ में गरीब मजदूरों के लिए आसान किस्तों पर कर्जों की फराहमी यकीनी बनाए, तो ये सनत परवान चढ़ेगा। जमाल साफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सलामपुर।
गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार जोबन पर है। बहार की आमद के साथ ही इलाके में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शेर अब्बास। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती से महसूस होने के लिए मकामी और बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद फलों और फूलों की वादी में पहुंच चुकी है। सयाह फूलों की महक और दूर दूर तक फैली हरियाली से ताज़ा दम हो जाते हैं। मौसम बहार के आते ही और ज़्यादा खूबसूरती छा गई है कि अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करें और एंजॉय करें। मौसम बहार में गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सयाह दिलकश मनाजिर देखते ही तवील मुसाफत की थकान भूल जाते हैं और हसीन मनाजिर की यादें अपने जहनों में महफूज कर लेते हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चेरी और खुबानी और इसमें बादाम के फूल खिले हैं। इधर सैर व तफरीह के लिए आते हैं, हम इनकी खिदमत करते हैं। जो भी इनके साथ प्रॉब्लम होता है हम इनको हेल्प करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बहार के बाद मौसम मोतदिल होता है। ऐसे में पुरफजा मकामात पर हर जगह सयाह नजर आते हैं, जिससे इलाके की रौनक बढ़ जाती है। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, सकरन, छोर, रहीम यार खान 45, सिब्बी, दादू, टंडोजाम, मोहनजोदाड़ो, मिट्ठी, लाड़काना, रोहड़ी, पट ईदन, खानपुर और बहावल नगर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।